गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, अभी तक हम पढ़ रहे थे प्रबंध के कार्य, और उनमें मैंने आपको 2 कार्य पढ़ाए थे, नियोजन और संगठन। इसके बाद में जो अगला कार्य है वो आपका आता है आज कर्मचारी नियुक्तिकरण। कर्मचारी नियुक्तिकरण क्यों आवश्यक है, सबसे पहले हम ये बताएं। कर्मचारी नियुक्तिकरण इसलिए आवश्यक है कि किसी भी कार्य को, किसी भी संगठन को अकेला संगठनकर्ता प्रबंधक चला नहीं सकता है। इसलिए उसको क्योंकि सारे कार्य करने के योग्य वो नहीं होता है, उसमें इतनी योग्यताएं नहीं होती है कि वो मल्टीपल नहीं होता है कि सारे के सारे कार्य खुद ही कर लें, और ना ही उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो स्वयं उन सब कार्यों का निपटान कर सके। इसके लिए क्या किया जाता है, कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। तो कर्मचारी नियुक्तिकरण किस प्रकार से किया जाता है, ये हम प्रबंध के कार्यों में पढ़ रहे हैं कि सही कार्य के लिए सही व्यक्ति को तलाशना या ढूंढना ही संगठन का पहला काम है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर सही व्यक्ति को उस कार्य के लिए नहीं ढूंढा जाता है तो वह कार्य का निष्पादन ठीक से नहीं हो पाएगा। इसके लिए सही व्यक्ति की तलाश करना आवश्यक है, यानी उसकी योग्यता उस कार्य के अनुसार होनी चाहिए। तो ये इसमें कर्मचारी नियुक्तिकरण का उद्देश्य है ये। तो सही योग्यता वाले व्यक्ति को सही समय पर और सही स्थान पर उपलब्धता को सुनिश्चित कराता है नियुक्तिकरण। क्योंकि हम अगर इसको एक नाम दे सकते हैं, HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का काम क्या है, ऐसे व्यक्तियों, पहले तो पता लगाना कि कितने कर्मचारियों की भर्ती की आवश्यकता है, कौन कौन से स्थान रिक्त हैं, फिर उसी के अनुसार उन कर्मचारियों को उन स्थानों पर उपलब्ध कराना। तो इस उपलब्धता को सुनिश्चित करने का कार्य कर्मचारी नियुक्तिकरण से संभव होता है। कर्मचारियों की नियुक्तिकरण में ही भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, नियुक्ति को भी शामिल किया गया है। भर्ती का मतलब क्या है, चयन का मतलब क्या है। भर्ती का मतलब है आवेदन स्वीकार करना। चयन का मतलब है आवेदित जितने भी हमारे पास आवेदन फॉर्म आए हैं उनमें से जो योग्य व्यक्ति है उस कार्य के, उसका चयन करना। और चयन हो जाने के पश्चात उसके और कार्य का निखार करने के लिए और उसका क्षेत्र विस्तृत करने के लिए समय समय पर उसको क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है ना। ये इससे पहले ये आता नियुक्ति, है ना। तो चयन के बाद उसकी नियुक्ति हो जाती है, और नियुक्ति के पश्चात उसको समय समय पर क्या किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। ये सब कार्य भी कर्मचारी नियुक्तिकरण के अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं। तो ये इसका हो गया हमारा 3rd कार्य प्रबंध का। 4th कार्य है निर्देशन। देखो, निर्देशन का अभिप्राय होता है नेतृत्व करना। क्या होता है, नेतृत्व करना। अर्थात एक कर्मचारियों को एक प्रबंधक जो है अपने जितने भी उसके अधीन कर्मचारी कार्य करते हैं उनको उन कार्यों को करने के लिए अभिप्रेरित करने का काम करता है, जो कार्य उन्हें सौंपे गए हैं, ताकि उन कार्यों को वो निश्चित समय पर पूरा कर सकें और स्वयं प्रेरित होकर के वो कार्य कर सकें। ठीक है, उसमें किसी प्रकार की अड़चन वो उत्पन्न ना करे, कोई बाधा उत्पन्न ना करें। इसके लिए उनको क्या किया जाता है, अभिप्रेरित किया जाता है। और अभिप्रेरणा का जो कार्य होता है ये प्रबंधक के द्वारा निर्देशन के अंतर्गत किया जाता है। वो उस तरह से उनको अभिप्रेरित करता है, ऐसा वातावरण तैयार करता है जिससे स्वयं कर्मचारी आगे बढ़कर कार्य करता है। नेतृत्व का अर्थ है दूसरों से इस तरह से उनको प्रेरित करना कि अपने नेता की इच्छा के अनुसार वो कार्य को संपन्न कर सके। ये इसकी एक परिभाषा इसमें दी गई है। एक प्रबंधक प्रशंसा व आलोचना की सहायता से इस तरह निर्देशन करता है कि कर्मचारी अपना श्रेष्ठतम योगदान दे सके। प्रबंधक कौन कौन से चीज़ों से, प्रशंसा से और आलोचना से, यानी जो उसमें कमियां हैं, उसके काम में जो कमियां हैं उन कमियों से सीखता है, या प्रशंसा से की सहायता से ऐसे निर्देशन करे कि कर्मचारी अपना अच्छे से अच्छा योगदान प्रदान कर सके। यही हमारा निर्देशन का कार्य है, जो कि प्रबंध का 4th कार्य है। इसके पश्चात मैंने आगे लिखा है नियंत्रण। नियंत्रण ऐसे तो ये इसका प्रबंध का अंतिम कार्य है। ये प्रबंध का अंतिम कार्य है, ये अंतिम कार्य। लेकिन कौन सा कार्य कब शुरू हो रहा है, कब प्रारंभ हो रहा है, ये कहना संभव नहीं है, क्योंकि ये निश्चित नहीं किया जा सकता है कि प्रारंभ यहीं से हो रहा है या अंत यहाँ पर हो रहा है। इसलिए ये भी हम नहीं कह सकते कि ये नियंत्रण उसका आखिरी ही कार्य है, क्योंकि नियंत्रण के पश्चात नया काम शुरू होगा और नए काम के लिए नए तरीके से फिर कार्य शुरू किया जाएगा। तो ये कोई प्रारंभिक या अंतिम बिंदु नहीं है, लेकिन एक अध्ययन की दृष्टि से इसको अंतिम बिंदु माना गया है कि नियंत्रण इसका अंतिम कार्य है प्रबंध का। अब नियंत्रण में क्या किया जाता है, नियंत्रण में जितने भी संसाधन मौजूद हैं
जिसमें भौतिक, कौन कौन से, भौतिक और मानवीय इन संसाधनों को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। यदि इनका प्रबंधक नियंत्रण सही प्रकार से नहीं कर पाता है तो ये संसाधन जितनी भी अधिक मात्रा में हो उनका दुरुपयोग ही होगा, उनका कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। और यदि सही तरीके से नियंत्रण करके कार्य किया जाएगा तो निश्चित रूप से कम साधन होने पर भी ज़्यादा उन्नति की जा सकती है। इसलिए कहा गया है कि कम साधन होने पर भी उन्नति की जा सकती है, लेकिन अधिक साधन हैं और उनका प्रबंधक अच्छा व्यक्ति नहीं है, अच्छे से वो प्रबंध नहीं कर पाता है तो अधिक होने पर भी उनका कोई लाभ नहीं मिल पाता है। तो मोस्टली जो नियंत्रण है वो मानवीय संसाधनों का किया जाता है ताकि वे भौतिक संसाधनों का उचित ढंग से उपयोग कर सकें। इस तरह से बच्चों आज हमने इसके प्रबंध के 5 कार्य पूर्ण किए। इसमें जो अगला टॉपिक है वो हमारा आता है समन्वय का। समन्वय क्या है, समन्वय से क्या उसकी विशेषताएं क्या हैं और इसके महत्व या उसके कार्य क्या हैं, इनका अध्ययन करेंगे। ये हमारा अंतिम टॉपिक है और इसके पश्चात हमारे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो हम कल हम पढ़ेंगे इसमें समन्वय, लास्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच बच्चों।